हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की। पल्लव राजवंश के बाद जो वंश सत्ता में आया था वो था चोल राजवंश। और चोल राजवंश के अंदर लगभग 20 से ज़्यादा राजा हुए थे। अच्छा राज किया इन्होंने और बहुत सारे काम भी करवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। उन सब का जिक्र आज हम इस वीडियो के अंदर करते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना पल्लवों के पतन के बाद हुई और इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था ना वो था विजयालय। और विजयालय ने ही इस वंश की स्थापना की और 850 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई। और 850 ईस्वी के अंदर जो विजयालय था उसने तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम दिया गया नरकेसरी। नरकेसरी उपाधि उसने धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। क्या था, 850 ईस्वी के अंदर जो विजयालय था उसने चोल साम्राज्य की स्थापना की, अपनी राजधानी तंजौर को बनाया और उसके बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की और एक मंदिर भी बनवा दिया। ठीक है, इन्होंने अपने राज के अंदर बहुत सारे मंदिर बनवाए। उसके बाद बात आती है राज की। राज प्रथम ने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया। ये था भाई राज प्रथम के बारे में। सबसे पहला युद्ध होता है उसका, चेरों की नौसेना को उसने ध्वस्त कर दिया। यानी उसका जो पहला युद्ध होता है वो चेरों से होता है। उसने मदुरई पर आक्रमण करके पांड्य राजा को बंदी बना लिया और श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। पांड्य राजा था ना, उसने उसको बंदी बना लिया और श्रीलंका पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। और जो ये राज प्रथम था ये भाई शैव धर्म को मानता था। ये शैव धर्म को मानता था और उसने तंजौर के अंदर राजेश्वर का शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजेश्वर ने तंजौर के अंदर शिव का मंदिर बनवाया और उसने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की। कहाँ पे? मालदीव पर। शैव धर्म का अनुयायी था, तंजौर के अंदर उसने मंदिर बनवाया और मालदीव पर भी विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद बारी आती है राजेंद्र चोल की, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। भाई चोल राजवंश के अंदर जो राजेंद्र चोल थे वो सबसे प्रतापी राजा थे। और भाई इसने अपने टाइम पर बहुत सारे युद्ध लड़े थे, बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। और इसी के टाइम पे जो नौसेना थी वो उस टाइम की जितने जो राजवंश थे, भारत की जो सबसे बड़ी नौसेना थी ना वो राजेंद्र चोल के टाइम पे थी भाई, चोलों की। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अब तक की जो सबसे बड़ी नौसेना थी ना वो चोल राजवंश के अंदर थी भाई। उसके शासनकाल में जो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, उन्होंने चेर, सिंघल, पांड्य तथा पश्चिमी चालुक्यों को पराजित कर दिया। राजेंद्र प्रथम इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जो चेरों के खिलाफ, सिंघल, पांड्य और चालुक्यों को इसने पराजित कर दिया था। उसके बाद बारी आती है पाल शासक महिपाल। जो उस टाइम पर जो पाल शासक था जिसके अंदर धर्मपाल, महिपाल, देवपाल इन्होंने राज किया था। इन्होंने भी अच्छा खासा राज किया था, एक अच्छा राजवंश था ये। जो महिपाल था उसको इसने पराजित कर दिया और उसके बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि इसने धारण की। कौन सी उपाधि? गंगेकोंड चोल की उपाधि ले ली। फिर इसने चोल गंगम नाम का एक विशाल तालाब बनवा दिया। एक तालाब बनवाया इसने, बहुत बड़ा तालाब बनवाया अपने वहाँ पे और उसका नाम रख दिया चोल गंगम। पश्चिमी चालुक्यों से उसका कई बार युद्ध हुआ भाई, और हर युद्ध के अंदर उसने उनको युद्ध के अंदर मात दे दी, उनको पराजित कर दिया। उसका फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण अभियान था ना वो मालदीव, जावा और सुमात्रा के जो शैलेंद्र शासन के विरुद्ध था और ये पूर्ण रूप से नौसैनिक आक्रमण में था।
उस टाइम पे जो आक्रमण करते थे, राजेंद्र जो चोल था उसके जो महत्वपूर्ण जो भी आक्रमण थे ना भाई, वो नौसेना के द्वारा करता था। और फिर जो राज की भांति राजेंद्र प्रथम ने भी चीन राजदूत भेजे। उसने भी अपने जो राजदूत थे वो चीन भेजे थे 1016 में और 1033 में जो चीन पहुंचे थे भाई। फिर बात आवा कि भाई मैंने पहले ही बताया था कि भाई इस राजवंश के अंदर लगभग 20 राजा हुए थे भाई। राजेंद्र प्रथम, राजराज परांतक, विजयालय, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग, ये बहुत प्रमुख थे भाई। और इस वंश ने लगभग 13वीं शताब्दी तक राज किया था भाई। चोल शासकों ने चालुक्य नगरों पर, जिनमें कल्याणी भी शामिल था, हमले करके वहां खूब लूटपाट की। यानी चोल शासकों ने चालुक्य वंश पर मतलब ऐसा आक्रमण किया कि वहाँ पर इन्होंने बच्चे, बूढ़ों, औरतों किसी को नहीं बख्शा भाई। वहाँ पर खूब कत्लेआम मचाया और वहाँ इन्होंने खूब जी भरकर उनको लूटा। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य निरंतर विस्तृत होता रहा, परंतु 13वीं शताब्दी के अंत तक इनका पतन हो गया भाई। 12वीं शताब्दी तक तो इन्होंने खूब लूटमार की, अपना राज किया, ठीक है। चेरो, सिंघल, पांड्य इन सबको हरा दिया, चालुक्यों को हरा दिया और महिपाल को हरा दिया। बहुत सारे युद्ध लड़े, अच्छी खासी सेना बना ली, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत तक इनका पतन हो गया भाई। अंतिम जो शासक था ना वो राजेंद्र तृतीय था भाई, ठीक है। और दक्षिण भारत में चोलों का स्थान किसने ले लिया फिर? पांड्यों ने और होयसलों ने, ठीक है। चोलों से पहले किसका राज था? पल्लवों का। और चोलों के बाद किसका राज आया? पांड्यों और होयसलों का। फिर थोड़ी सी बात करते हैं भाई चोल प्रशासन की। चोल प्रशासन में जो राजा था ना वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। नॉर्मल सी बात है भाई, राजा कहीं का भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति होता है मतलब राजा में राजा ही होता है और राजा के पास ही सारी शक्ति होती है। और प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक मंडल बना रखे थे भाई, और मंडलों के अंदर अंतर्गत वलनाडु तथा नाडु आते थे, ठीक है। प्रशासन को संभालने के लिए मंडल बनाए गए थे। चोल शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया भाई। सिंचाई के मामले में चोल शासकों ने के बारे में बहुत कुछ मिलता है कि भाई उन्होंने एक समिति भी बना रखी थी इसके लिए कि भाई किसानों को सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी ना वो उनके लिए स्पेशल समिति बना रखी थी भाई। इसी के अंदर जिक्र करेंगे, हाँ, जैसे कि सिंचाई के लिए कावेरी नदी का उपयोग किया जाता था तथा अनेक तालाबों और नहरों का निर्माण कराया गया। चोलकालीन अभिलेखों से ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से गांव, चोल काल के जो अभिलेख हैं उनसे उनके गांव की जानकारी मिलती है, उनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। जैसे उर क्या होता था कि भाई जो गांव की आम सभा होती थी ना, नॉर्मल जो सभा होती थी उसको उर कहते थे। और जिसके अंदर भाई ब्राह्मण वगैरह आते थे ना, ब्राह्मणों की सभा, उसको महासभा का नाम दे दिया गया बस। व्यापार के मामले में बात करूं तो चोल काल में व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ। चोल व्यापारियों के संबंध चीन, मलाया, जावा तथा सुमात्रा जैसे देशों से भी थे। गांव के शासन के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाता था। इस समिति के सदस्य संपत्तिशाली व्यक्ति होते थे। सदस्यों का चुनाव विभिन्न योग्यताओं तथा नियमों के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य सामान्य 3 वर्षों के लिए चुने जाते थे। जिस तरीके से आज के टाइम पर एक पूरा गांव एक सरपंच को मनोनीत करता है, एक सरपंच चुनता है, उसके कुछ मेंबर होते हैं, सेम वैसा ही प्रोसेस चोल राजवंश के अंदर था। तालाब समिति, तालाब के लिए स्पेशल एक समिति बनाई गई थी जो खेतों में पानी वितरण करने का कार्य करेगी। सिर्फ वो समिति ये देखेगी कि खेतों में पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। महासभा बड़ी भूमि संपत्तियों का प्रबंधन करती थी। यह गांव के लिए निधियों का संचालन करती थी तथा अन्य कार्यों का भी
प्रबंधन करती थी। फिर मंदिरों की बात करते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर यह द्रविड़ वास्तुकला शैली का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित है। यह तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित है। जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ना, इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो 12वीं शताब्दी में राज राजा द्वितीय ने करवाया था भाई। ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था, वो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसको किसने बनवाया था? राज राजा द्वितीय ने। यह महान जीवन चोल मंदिरों में से एक माना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। याद क्या रखना है हमें? ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। किसने बनवाया? 12वीं शताब्दी में। और एक और जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर है। चोल साम्राज्य के अंदर चोलों ने यानी तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिनका जिक्र हम अब करेंगे। ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, और ये है तंजावुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। और ऐरावतेश्वर का निर्माण करवाया था राजराज द्वितीय ने। बृहदेश्वर जो मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। उस यानी उधर दक्षिण भारत में जो मोस्टली जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। और इसका जो विशाल शिखर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। अब बात करते हैं गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर। ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। और इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। गंगेकोंड चोलपुरम, इसका निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र चोल ने। चोल शासकों में दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और इस काल में विकसित स्थापत्य शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। यह शैली मुख्यतः दक्षिण भारत तक सीमित थी। जी हाँ, जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होंगे वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वो मिलेंगे दक्षिण भारत की तरफ। और द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता यह थी कि गर्भगृह के ऊपर एक के बाद कई मंजिलों का निर्माण किया जाता था। एक मंजिल के ऊपर मंजिल, मंजिल के ऊपर मंजिल। जिस तरीके से जो आप दक्षिण भारत के मंदिर देखते हो, वो द्रविड़ शैली के होते हैं। जैसे कांचीपुरम और कैलाशनाथ का जो मंदिर है, वो द्रविड़ शैली के उदाहरण है भाई। और एक बात और, जो चोल राजा मंदिर बनवाते थे ना, उसमें देवी देवताओं के अलावा जो राजा और रानी उस टाइम पर होते थे, वो उनकी भी प्रतिमाएं वहाँ पर बनवाते थे। अलवार एवं नयनार संत भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। अलवार विष्णु के भगत थे और जबकि नयनार शिव के भगत थे। ठीक है, ये था भाई चोल राजवंश। इसमें याद रखने की क्या बात है कि भाई जो चोल राजवंश की जो स्थापना किसने की? विजयालय ने की। कब की? 850 ईस्वी में की। इन्हें राजधानी क्या बनाई? तंजौर को। किसको हराकर? पल्लवों को। और चोल राजवंश के अंदर सबसे मतलब जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था? राजेंद्र चोल था। और राजेंद्र चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? राजेंद्र चोल ने बनवाया था गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, जो कि तमिलनाडु के अंदर। बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर जो कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये किसने बनवाया? ये राजराज प्रथम ने बनवाया। और एक मंदिर था ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर का मंदिर, ये राजराज द्वितीय ने बनवाया। ये